electron affinity, which is basically the tendency to add an electron in an isolated gaseous atom, and electron affinity is basically measured in terms of electron gain enthalpy. Now the next thing which we are going to do today is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is done, which is the enthalpy change in addition of an electron in an isolated gaseous atom, and electron affinity is basically the tendency to add an electron in an isolated gaseous atom. Now we are on some general points regarding electron affinity and electron gain enthalpy. So I'll mention them here. सो सबसे पहले नंबर 1 फॉर न्यूट्रल एटम्स. अगर हम न्यूट्रल एटम्स की बात करें, सो फॉर न्यूट्रल एटम्स ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और द एंथैल्पी चेंज इज़ यूजुअली नेगेटिव. इट इज़ नेगेटिव. देन ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ़ यू नीड टू सप्लाई एनर्जी in order to gain electron, if you are supplying energy, then it is endothermic process and it leads to instability and positive electron gain enthalpy. And if the energy is released, so it is the stable state, and in the stable state there is the exothermic process which leads to negative electron gain enthalpy. Usually for inert gases the electron gain enthalpy is positive because energy needs to be supplied. Okay, so for inert gases the electron gain enthalpy is positive because energy needs to be supplied. Then number 3 for but for like beryllium, magnesium, nitrogen, the और inert gases. तो inert gases के साथ साथ जो बेरिलियम है, फिर जो मैग्नीशियम है एंड जो नाइट्रोजन है, इन सब की भी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 है, मैग्नीशियम की 3s2 है एंड नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, इस वजह से ये हो रहा है. अब नाउ फॉर ऑल कटायंस, जितने भी केटायंस हैं दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो होते हैं वो मेजरली मेटल्स के होते हैं. तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं उन सब के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ नेगेटिव. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी अनायंस हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सेम चार्ज एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होती है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट. देखो जो कटायंस होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी बेसिकली रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड. दूसरा, अगर आप यहाँ देखो कोई भी एक नेगेटिवली चार्ज आए तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो इससे जो रिपल्शन का फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है. और क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन जो O2 माइनस बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, उसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. सो एनर्जी इज़ सप्लाइड, जिस वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है ना. नेक्स्ट फिफ्थ देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है,
कि जो आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्टर कि जब भी आप किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन की तरफ मूव ऑन करेगा, और जब उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और आप एक और इलेक्ट्रॉन उसे दिलवाना चाहोगे तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव साइन की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी और रिपल्शन का फैक्टर इंक्रीज़ करेगा, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, आपके पास Cl प्लस इलेक्ट्रॉन करा एंड यू फॉर्म्ड Cl माइनस, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप इसी में अब आपने इसे दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो अब आपको यहाँ पे एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको Cl2 माइनस बनाना है और यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, राइट। अब आ जाओ इसी के एक और नेक्स्ट पॉइंट पे जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयंस। 6 फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयंस। नाउ व्हाट इज़ पॉली नेगेटिव आयंस? पॉली नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, और ऐसा क्यों है? बिकॉज जब भी आप कोई पॉली नेगेटिव आयंस बनाओगे नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो रिपल्शन इंक्रीज़ होगा, वही वाला फैक्टर इनमें लगता है। अब आ जाते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डीप में जाके पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज़ एंड वो सब समझेंगे। नाउ सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें हम थोड़ा सा फ्लोरीन एंड क्लोरीन में थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम फ्लोरीन की बात करें, सो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन को अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p5। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल बिकम अ कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहीं पे आप क्लोरीन की बात करो, सो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 एंड 3p5, और इसको भी आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे इट विल फॉर्म Cl माइनस प्लस y, जो कुछ एनर्जी है 3s2 3p6। ठीक है ना, ये है। अब देखो, अब आप ज़रा साइज़ कंपैरिजन करो और उससे आपको समझ आएगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप साइज़ में कंपैरिजन करोगे तो फ्लोरीन का जो साइज़ है इट इज़ फ्लोरीन का अगर आप साइज़ की भी बात करो तो साइज़ टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होता है, तो फ्लोरीन का साइज़ कम है क्लोरीन से। ठीक है, या अगर आप वैसे भी बात करो तो 2s2 था और यहाँ पे 3s2 था, तो ऑब्वियसली 3s2 का साइज़ 2s2 से कम होता है ना, या 3p का साइज़, जो भी आप समझना चाहो। सेकेंड शेल थर्ड शेल की बात हो रही है यहाँ पे मेनली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो, क्योंकि जगह कम है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर से होता है ना इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आप देखो तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन हो रहा है वो सेम सही है, सो फ्लोरीन की डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है देन क्लोरीन। सो रिलीज़ जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो किसकी ज़्यादा होगी? इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा होगी। और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की ज़्यादा होगी या फ्लोरीन की ज़्यादा होगी? सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो आपकी क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है,
क्यों हो जाती है? बिकॉज बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है कि अगर आप क्लोरीन की बात करो उसमें स्पेस ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता है ईजिली। दूसरी तरफ अगर आप फ्लोरीन की बात करो स्पेस कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्जन बहुत हाई है, और रिपल्जन बहुत हाई है इस वजह से वो और इलेक्ट्रॉन्स को तो अकोमोडेट कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये आपको याद रखना है ना। दिस इज एंड यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कंपैरिजन चलता है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंपैरिजन देखोगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपैरिजन, तो उसमें व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि मतलब लेट मी राइट द होल पी ब्लॉक। दिस इज बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। देन यू आर हैविंग कहीं, सीता जी, सुनो प्रभु, ठीक है। देन यू आर हैविंग नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। देन उससे टीपो। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये चलता है फर्स्ट ग्रुप में, तो ठीक है ये फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर अब जो नॉर्मल ट्रेंड है वो फॉलो होता है। ट्रेंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। तो साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बॉटम से टॉप में जाने में इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस ये गैलियम और इनमें थोड़ा सा झंझट आता है बिकॉज एल्यूमिनियम का जो जी इफेक्टिव है और इनका जो साइज़ का झमेला है वो सब आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ऊपर जाके लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट कि इसमें इनका क्या थोड़ा सा झंझट है। लेट मी टेक यू टू जी इफेक्टिव एंड साइज़। हाँ तो साइज़ में अगर आप यहाँ पे देखो तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक साइज़ है इट इज़ मोर देन गैलियम, लेकिन गैलियम का जो जी इफेक्टिव है इट इज़ मोर देन एल्यूमिनियम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो देन यू हैव अ बेसिक चीज़ कि जी इफेक्टिव में जो एल्यूमिनियम है उसका कम है एज़ कम्पेयर टू गैलियम, एंड अगर आप साइज़ का कंपैरिजन करो तो उसमें गैलियम का कम है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी देन गैलियम। इस तरीके से रहेगा। तो ये वाला पूरा पॉइंट आपको ये वाला जो यहाँ पे ये पूरा एक्सेप्शनल आया है ये याद रखना है। अब उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो पूरा का पूरा हैलोजन फैमिली है उनका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनकी हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है ड्यू टू देयर इंक्रीज स्टेबिलिटी, क्योंकि हाई बहुत ही अच्छी खासी उन्हें स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो पॉइंट नंबर 1 हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी, जो उन्हें बहुत ही इंक्रीज स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा ऑक्सीजन हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन कैल्कोजन फैमिली, वो तो आप पूरा ऊपर के ऑर्डर से भी देख सकते हो।
इन दी chalcogen फैमिली। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन से डिक्रीज़ हुआ है और फिर यहाँ पे सल्फ़र का हाईएस्ट हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे कम है। क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो ऑलरेडी पता है आपको। क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। एंड दूसरा, एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 17 हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, जो इसी फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए कि हाइड्रोजन एंड एल्कलाई मेटल्स जो हैं, एल्कलाई मेटल्स मतलब हाइड्रोजन एंड एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स मतलब जो सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं, ठीक है ना, मतलब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इट इज़ नेगेटिव। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर भी लिखो तो वो क्या आता है, सबसे पहले तो ये हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऑर्डर आता है, दिस इज़ दी ऑर्डर। ये तो एकदम क्लियर है, ये ऑर्डर तो है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रुबीडियम एंड सीजियम हैज़ ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप इनकी प्रॉपर वैल्यूज़ निकाल के कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। लेट मी जस्ट राइट दैट, के की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -48 है, रुबीडियम की -47 है एंड सीजियम की -46 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हे दिस कैन बी दी फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ लाइक कैल्कोजन फैमिली क्या है पूरा, अगर आप उसका फॉर्मेट लिखना चाहो तो दैट इज़ सल्फ़र की सबसे ज़्यादा, देन से, देन टी, देन को एंड देन ऑक्सीजन। लेट मी जस्ट सर्कल इट एंड कीप इट हेयर। चलते हैं, आपको चाहिए, आपको चाहिए क्या आपको चाहिए आपको चाहिए? नहीं यार, अभी मुझे नहीं खाना। ये छोड़ो, वहीं रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक बारी हम ऑक्सीजन फैमिली भी लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, ऑफ हैलोजन फैमिली अगर मैं लिखूँ, ओके, हैलोजन फैमिली का क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन एस्टेटीन एंड लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, इनर्ट गैसेस। उसका ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, एक ही बात होती है। बहुत ही अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करती हैं बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल स्टेट में होती हैं। आर्गन एंड क्रिप्टन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ सेम। फिर आता है जेनॉन, रेडॉन एंड हीलियम। इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। याद रखना, नियॉन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, नियॉन की। ठीक है, ये हीलियम लास्ट में आता है। देन इज़ आर्गन, आर्गन की भी +96 है और क्रिप्टन की भी +96 है, 77, 68 एंड देन हीलियम। ये पूरे के पूरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये याद रखना कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना नाउ
जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉट कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उससे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है किसी भी एटम पे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल की तरफ जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज से एक माइनस से वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में यू कैन से कि Mn+7 है, फिर Mn+6 है, फिर Mn+5 है और Mn+4 है। अब इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अगर हम ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इट विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, ये तो सिंपल है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि आयोनाइज, ठीक है, लेट मी राइट इट विद, ओके आई कैन चेंज द कलर एज वेल। ये समझ भी आ रहा है? मुझे तो मेस्ड अप सही लग रहा है। मेरा स्टिकी नोट्स वाला आइडिया मस्त है भाई, वो आपको दूर से दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए दिस स्टिकी नोट हैज़ बीन यूज्ड बाय मी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले बस इसमें एक रिलेशन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ enthalpy of an element. This is the relation. कॉफी के साथ क्या लोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा फिक्सिंग करनी पड़ी, बट फाइनली वी आर डन। ठीक है ना। अब इसके बाद सिर्फ कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर कैरेक्टराइज बाय देयर नेचर ऑफ रेडिली गिविंग अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शाइनिंग टू फॉर्म शाइनिंग लस्टर्स, एंड नॉन मेटल्स में वही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटलॉइड्स में आपको सिर्फ मेटलॉइड्स अगर आपको याद रखने हैं ना कि मेटलॉइड्स कौन से हैं, तो मेटलॉइड्स का सबसे बढ़िया है आज सबसे तेजी ये है पूरा, सारे के सारे मेटलॉइड्स जो हैं वो यही हैं जो है, ठीक है ना। सो इजी टू लर्न एंड मेमोराइज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक पॉइंट और आता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। सो व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? These are all the elements which are coming after uranium. So uranium is basically the 92nd element, and उसके बाद जितने भी elements आते हैं
दीज आर ऑल कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं। क्या हुआ, बना ली कॉफी? ये दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दिस जस्ट सम रैंडम फैक्ट्स। एक और रैंडम लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम जस्ट पुटिंग अप कि अगर आपसे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सॉरी, बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, जो हमने देखा था बिकॉज ऑफ इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p3 वाला जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि दूसरी तरफ इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर में फॉस्फोरस का होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है विद इट्स रीज़न। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे वी आर बिगनिंग। So what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract. This is the basic definition of electronegativity. Tendency of an atom to attract shared pair of electrons and form a covalent bond. So basically the tendency to attract. अब जब आप अट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक एटम था बी, एक एटम था ए। अब मान के चलते हैं कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी या टेंडेंसी थी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बी से ज़्यादा थी या बी से ज़्यादा थी, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड माइनस डेल्टा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा ई इलेक्ट्रॉन और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा ई, और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पार्शियल चार्ज जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्ज विच इज़ माइनस डेल्टा एस। पार्शियल चार्ज, ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करते हैं, जिसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी ई एन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल एकदम डायरेक्टली उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनल से देख लेंगे। सबसे पहले आता है जी इफेक्टिव। अगर हम जी इफेक्टिव की बात करें तो जी इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। नंबर 2 आता है, नंबर 2 इज़, अच्छा हाँ, अब देखो जिसका इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसके ऊपर आएगा प्लस डेल्टा एस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब देखो इसमें अगर आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ है Li3 Be4 बोरॉन 5 C6F7, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे जी इफेक्टिव बढ़ता है, और जी इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। उसके बाद सेकंड क्या है, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, इन द होल पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। उसके बाद बस इतना ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो आपको याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एक स्केल का हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के बाद मुलिकन स्केल भी आया था, लाइक स्कूल एग्ज़ाम्स में तो इसका इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल हम इससे एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। पॉलिंग स्केल क्या है, पॉलिंग स्केल ने कुछ कुछ एलिमेंट्स के कुछ कुछ जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मेजर दिया था। अब ये मेजर को आप लर्न कर सकते हो बहुत आसानी से, मतलब कुछ कुछ एटम्स के लिए आप लर्न कर लो। जैसे कि लेट मी राइट द सेकेंड पीरियड विच इज़ लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, देन उसके बाद इट इज़ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ओ बीच में मैंने इसमें कार्बन मिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कार्बन एंड दिस सिलिकॉन इज शुड नॉट बी हेयर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भाई कितना मिस कर दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला पूरा लिख रही हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिकीन। ठीक है, ओके। सो पॉलिंग स्केल पे सबसे पहले अगर हम लिथियम का लिखें, सो लिथियम का होता है 1.0, बेरिलियम इज़ 1.5। अब आपको पूरे सेकंड में ना 0.5 ऐड करना है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब इसके बाद जब आप नीचे जा रहे हो, फॉर क्लोरीन आपको -1 करना है, तो ये हो जाएगा 3.0। यहाँ पे आपने करा है प्लस का 0.5। और जो हाइड्रोजन है ना उसे एकदम अलग ही रखो, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 2.1। ठीक है, अब आगे अब आपको इधर जाना है, तो इधर आपको करना है -0.1 और इधर -1, सो दिस इज़ 0.9। और अब जब आप आगे जाओगे सो यू आर गोइंग टू डू 0.3 का ऐड। तो बहुत ही टिपिकल नंबर्स एंड उनकी कैलकुलेशंस हैं, बट जो है सो है। अब क्योंकि और जो फॉस्फोरस है उसका भी 2.1 ही होता है, जैसा कि हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद आता है सल्फ़र। सल्फ़र का क्या होता है, सल्फ़र है 2.5 अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशंस। अच्छा नहीं, अब देखो यहाँ पे जो सल्फ़र है ना उसका भी आउट ऑफ नोवेयर एकदम अलग सा आ गया। यहाँ पे 0.3 वाला रूल नहीं लगा, तो यहाँ पे कुछ हैं जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ सी कर रहे हैं। सबसे पहले तो कार्बन, क्योंकि कार्बन और फॉस्फोरस इन दोनों का ही 2.5 है और हाइड्रोजन का भी 2.1 था, तो ये कुछ क्रेज़ी फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद जब आप इस वाली रो में नीचे जाओगे ना, सो यू जस्ट हैव टू डू कुछ रैंडम नंबर्स हैं। अब इसमें कोई रूल नहीं बैठता। 2.8 है, आयोडीन 2.5 है एंड एसिटीन 2.2 है। अब यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हो कि दो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर आप देखोगे सो इट इज़ 3.0 एंड 3.0, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। इस बात का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर देन क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ आयोडीन देखो तो आयोडीन का क्या आता है, आयोडीन का भी 2.5 ही आता है, तो ये भी एक सेम नंबर आ रहा है। इसको भी मार्कअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक क्रेज़ी सी चीज़ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिस से आप याद कर सकते हो कि इन तीनों का ही 2.5 होता है। उसके बाद आप याद रख सकते हो, और यहाँ पे आप फिर अगर आपको सिस का याद हो गया, आई का अगर याद है तो यहाँ पे -0.3 है और यहाँ पे +0.3 है बस, और इससे आपका सॉल्व हो जाएगा, ये धर के याद हो जाएंगे। और उसके बाद आप HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस तरीके से याद कर सकते हो, इन दोनों का ही 2.1 आता है। ठीक है, with this we are moving on to the next scale which is Mulliken scale, जिसने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही मेजर करने में हेल्प करी थी, दैट इज़ Mulliken scale। If I shift to ball pen then Mulliken scale।
हेयर इज़ द रूलर, रूलर से आप एकदम मेजर करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 12 सेंटीमीटर का रूलर है। और डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मोलिकन स्केल इज़ बेसिकली मोलारिटी ऑफ, ये इसका सिंबल है, विच इज़ इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपॉन 2, ठीक है ना, ये इसका है। नाउ वैल्यूज शुड बी इन, अब यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ हैं वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है दूसरी चीज़, रिलेशन बिटवीन अगर हम मोलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल के बीच के रिलेशन की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल सा रिलेशन है कि जो मोलिकन स्केल है दैट इज़ इक्वल टू मोलिकन रीडिंग इज़ इक्वल टू 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग रीडिंग, ठीक है। ये दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं ऑफ दिस होल चैप्टर, एंड विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। और जो लास्ट टॉपिक है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। सो व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप इज़ बेसिकली ऑफ एन एटम। और तो कोई मुझे लग रहा है जाने वाला, तो उनका बढ़िया कंटेंट दे दिया। ना व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप, और ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये बेसिकली सिर्फ पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं पीरियड 2 लिखूँ, सो इट इज़ लाइक दिस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, बोरॉन, कार्बन, देन नाइट्रोजन। उसके बाद आप पीरियड 3 में आ जाओ, सो दैट इज़ हेलिना, ने, देन बेटा, मांगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन and phosphorus. अब according to diagonal relationship some elements कुछ elements of period 2 has lot of resemblance in their properties with the elements of period 3. आज सब बच्चों की छुट्टी है शनिवार की। क्यों? हमने लीना के बच्चे भी ना गए, वो भी खाली अभी जब चोर हुई और ये बाल बैठेंगे। ये तो पूरे दिन सेंट मेरीज वाले तो घर पे ही रहते, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो दे हैव मेनी प्रॉपर्टीज डायगनली रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ पीरियड 3। बहुत ही रफ सी लैंग्वेज में आई हैव मेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू मैच विद मैग्नीशियम, बेरिलियम की विद एल्यूमिनियम, बोरॉन की विद सिलिकॉन एंड सो ऑन, ठीक है, विद सिलिकॉन एंड सो ऑन। जैसे कि अगर आप देखो तो जो साइज़ अगर आप देखो, सो लिथियम प्लस, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+, इन दोनों ही आयंस की सेम चार्ज डेंसिटी है। They have same charge density due to similar size of atoms. उसके पापा चिल्ला रहे हैं, अरे साला इस बारे पे पेट रख दे, क्या छुट्टी चाहिए और ना बोल देना चाहिए, बात की छुट्टी कर दी बोल देते, एक फुल ना लेते, पूरे हफ्ते अगर छुट्टी हो जाओ कोई शनिवार की जगह, तो फिर शनिवार को स्कूल खुलाएगी, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी की बात हुई, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। शनिवार पहले तो खुलेगा, इसको पता ना 2-4 साल में फटक दिया। हाँ बिल्कुल, छोटे वाले को ना करना, सैटरडे संडे में तो छोटे बच्चों का रहता है। वैसे छुट्टी नहीं भी ऑनलाइन क्लास ले लेंगे क्योंकि स्कूल में काम ही नहीं है। हाँ तो हमारे के रोज कौन सा सैटरडे की रहना चाहिए। With this we come to an end of this chapter. इस चैप्टर में उसके बाद जो
कुछ कुछ चीज़ें बच रही हैं, दैट इज़ आयोनिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल। ये सब छोटी मोटी चीज़ें बच रही हैं, सो उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से बिकॉज कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आयोनिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बेसिकली इसमें क्या गिवन है कि कोवेलेंट बॉन्ड विद आयोनिक कैरेक्टर, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है। देखो बेसिकली लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। वो कहेगा पकड़ 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 तोड़ 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 तो एकदम से उसको पकड़ रिलेशन बिटवीन छांटता हुआ दिया आयोनिक कैरेक्टर गरीब आदमी को तो साइकिल जिसके पास जो चीज़ें होता तो वो प्यार एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ मैंने तो नीचे जब भी खड़ी करी इसे तो साइकिल अपने बच्चों को जब खड़ी रही करी मैं तो हमेशा चैन लगा के ताला डाल नहीं तो हमारी भी जान नहीं थी एक तो ऊपर रहा है क्यों डन। देखो अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, HCl ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है जो बनी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मच हायर देन H, तो ये पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे बिकॉज इट इज़ 2.1 एंड यहाँ पे इट इज़ 3.16। इस तरीके से कुछ है एकदम कंप्लीट। सो कोवेलेंट बॉन्ड विद, अब अगर आप देखो, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि H एंड F। अब F पे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी है 2.1 एंड इसकी है 4. बिगर चार्ज विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज मोर। ना आपकी बात जब मैं गई मुझे भी ना अच्छी लगी तभी तो मैं इनसे कही मैं क्या प्लीज की खाने सुनना ठीक है। बल्कि हाँ तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जितना ज़्यादा पार्शियल चार्ज है दिस, जितना ज़्यादा मोर होगा उतना ज़्यादा ही आयोनिक कैरेक्टर होगा। सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी कि आयोनिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या और में आप ये भी लिख सकते हो। हम रवा ऑनियन डोसा खाएंगे, रवा नहीं खाया हमने जीरा चावल वाला ही खाया। हाँ मैं कह रही है फिर मन के सब्जी तक वो पापा बहुत दिन हो गए इधर उधर घूमते हुए मैं तो नहीं चली तो मैं क्या फिर जीरा में रवा खाएंगे। खाना बहुत अच्छा है, कुछ भी कह लो भाई बहन तभी तो नहीं जाओ तब मेरे लास्ट टाइम अब हम आ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको एकदम ग्राउंड रूल्स की तरह पता होनी चाहिए इन चीज़ों में, कि ये मतलब हमेशा होना है कि ऑलवेज वाले जो रूल्स हैं कि जो F है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -1 होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स लिथियम, सोडियम, हेलिना ने की, रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका होगा +1। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2। ये होता है। ठीक है, अब और कुछ ये तो ऑलवेज हैं कि मतलब ये तो हमेशा, और ये जनरली है, मतलब जनरली कभी कभार ये ट्रेंड से हट भी सकते हैं लेकिन ये जनरल है। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3, -1। अब देखो, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले हो। ठीक है, ये तो कुछ ग्राउंड रूल्स हो गए जो आपको दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालने वाले हैं। सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि फाइंडिंग ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रूल्स। और उसके बाद मैं आपको मतलब सोल्यूशन भी दूंगी ऑफ NCERT, सो यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मी। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें Na+ का निकालना है तो Na+ का ऑक्सीडेशन स्टेट को मानेंगे हम X। इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इज़ X। अच्छा देखो, सबसे पहले इन्होंने Na+ का पूछा हुआ है, फिर N3- का, एंड थर्ड NO3-। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। Na+ डायरेक्टली ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसकी हो जाएगी +1। ये N3- जो है उसका आपको स्ट्रेट अवे ऊपर ये जो चार्ज है वो तो लगा हुआ दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा। और प्लस जनरल रूल्स में भी हमने पढ़ा है ना, तो और अब यहाँ पे हम अगर N की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, लेकिन हमें ऑक्सीजन की, ये यहाँ पे आपको ना इन ग्राउंड रूल्स को क्या कहते हैं, इन ग्राउंड रूल्स को क्रोनोलॉजी के हिसाब से यूज़ करते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी ज़्यादा डिफाइंड है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को ज़्यादा मानेंगे और नाइट्रोजन की निकालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की वैरी कर सकती है बट ऑक्सीजन की बिल्कुल भी वैरी नहीं करेगी, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इज़ X, तो O की क्या हो जाएगी, O की हमें पता है 2 है, सो इट इज़ X प्लस थ्राइस ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि ऊपर चार्ज क्या लगा है -1। अब X की निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ गई, +5 आ गई N की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से निकलेंगी स्टेट्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है AS2O5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की पता है, AS की मानेंगे X और ये करेंगे ट्वाइस, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 चार्ज है, ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x का क्या आ गया, पॉजिटिव का 5। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप, H2SO4। सो इसमें हमें हाइड्रोजन की ज़्यादा पता है, ऑक्सीजन की पता है। हाइड्रोजन इज़ +1 जितना हमने जनरल रूल्स में लिखा है, और ये हो जाएगा ट्वाइस, प्लस x, सल्फ़र को x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 × 4 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज़ 2 + x - 8 इज 0, सो x इज इक्वल्स टू 6। इफ़ दिस इज़ क्लियर, उसके बाद हम डायरेक्टली आ सकते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स पे। सो ऑक्साइड से ही हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, तो अगर आप ऑक्साइड्स की जान जाओ तो वही उससे हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ठीक है,
ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं वो 3 हैं, वो है एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड से क्या बनते हैं? एसिडिक ऑक्साइड से एसिडिक ऑक्साइड से बनते हैं एसिड्स, दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। बेसिक से बनते हैं बेसिस, और जो एसिड्स हैं वो पानी में मिक्स होकर H+ रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे OH- रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों एसिड्स एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। भैया की आदत है, मम्मी को भैया की आदत है, भैया भी तो खाने को कभी ठीक है, और एक होते हैं हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेसिकली 3 ही हैं। एक है NO विच इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है N2O विच इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, एंड तीसरा है CO विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो गलती कभी भैया अब बच्चे हमारे भी हैं, मूंग की दाल नहीं खाते, मम्मी तो मैं मूंग की दाल नहीं बनाती, इसके पापा तो कुछ नहीं खा रहा है, तो मैं मूंग की दाल ही ना खिलाने के लिए हूँ, मम्मी चीज़ें बनाती हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड खिचड़ी। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को थोड़ा सा डिटेल में ले जाएं, है ना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसको हम थोड़ा डिटेल में ले जाएं, तो यहाँ पे हम एक निमोनिक पे आ सकते हैं, हम एक निमोनिक फ्रेम कर सकते हैं जिससे हम सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद कर सकते हैं। आज सब कार विंटो तेरा, आज सब कार विंटो तेरा, थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखती हूँ। आज सब कार विंटो तेरा, दिस इज़ +3, दिस इज़ +3 +3 +5 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यही रहेगी तब वो एम्फोटेरिक होगी सिर्फ, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी तब वो एम्फोटेरिक होगी। ये सिर्फ ये वाली जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, दीज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है ना, और इससे बनेगा AS2O3 SB2O3 Cr2O3 V2O5 TeO4। ठीक है, इस तरीके से, या Te2O4, या वो बीच में टूट के इट विल बिकम TeO2। ठीक है, उसके बाद दूसरे हैं वो वाले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो हमेशा ही क्या होते हैं, दीज आर ऑलवेज एम्फोटेरिक नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो क्या कह रही क्या कह रही ZnSn, जान सुन बे आलिया पब
ये हैं, ठीक है। दिस इज़ ZnO, दिस इज़, यहाँ पे दो हैं SnO एंड SnO2, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेरिलियम में इट इज़ BeO, एल्यूमिनियम में इट इज़ Al2O3। पब में देयर आर एक्चुअली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, PbO, PbO2 एंड Pb3O4, Pb3O4, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था Pb and Pb3O2 and this is only one Ga2O3, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सिंपल है कि अगर आप सबसे पहले मेटल्स पे आ जाओ, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज़ बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बहुत ही रफ कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो +1 +2 +2 +3। देखो बेसिकली इसमें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होते हैं मेटल्स में। फिर मेटल्स में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पूरी की पूरी क्या है, एम्फोटेरिक है। एंड जब आप थोड़ा एंड की तरफ जाओगे +6 +7 ये एसिडिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स में बेसिकली एसिडिक, सॉरी भाई, बेसिक and amphoteric. Amphoterically I'm leaving more space. Acidic is सिर्फ ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सिलिकॉन, ठीक है ना। एंड न्यूट्रल, बेसिकली नॉन मेटल्स बेसिक ऑक्साइड तो बनाते हैं। अब आ जाएंगे न्यूट्रल पे। हाँ पहली मैं से तने मुझे बता दी थी। हाँ मैं तो याददाश्त नहीं करती है। मेरा भी
चीनी के साथ चीनी मिला एसिटीन +3 और एक होती है +5 स्टेट। सिर्फ +3 में वो एम्फोटेरिक होता है, +5 में वो एसिडिक होता है। +5 स्टेट में है। तो वो एक बार गिर जाओ दोबारा चलाओ तो चलती है। This is acidic. करो बजाओ उठाना तब वो चले। ठीक है अब मुझे क्या पता है तो मुझे गुस्सा गुस्सा आ रहा और ऐसा ही सारी मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ होता है जो किसमें अच्छा अब दूसरी आती हैं मेटेलॉइड की ऑक्साइड्स, ठीक है ना। अगर हम मेटेलॉइड्स के बारे में बात करें क्या कर रहे हो यार? पैर नीचे रखो अपना, मेरे लग रहा है। दिस इज +6। ये दोनों के दोनों एसिडिक हैं बिकॉज़ ये कहीं पे भी इनका नाम नहीं है। आज कार सब विंटो 13 और वो जो फॉरएवर एम्फोटेरिक हैं जान बे आलिया पब जा, ये तो थी। जान सुन बे आलिया पब जा। वॉशिंग एरिया में तो इतना कोई सामान रखना हो ना तो प्रॉपर ही सेट आ जा रहा है वॉशिंग मशीन के पास में तो मुझे मोबाइल पड़ा तो बंदी उसमें पैर रखे थे और ये काम मैं कहती देख रही रसोई फिर का तुमने चप्पल रख रखी है तो मैं निकालना पड़ा मल्टीपल यू है ना यू दिशा सेट कर गई हुई फिर माफ करी तो मैं ही उठाऊंगी और फिर उठाएगा नहीं क्योंकि बहस पूरी होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए ऐसा रसोई फिर माफ होता है ठीक है वो नहीं कुछ आज सबसे तेज उसने डाला दिशा ने तो माँ उठाई तुम क्या उस पर चप्पल रखते तो कुछ नहीं तुम नहीं अब यहाँ पे TE आता है +4 स्टेट में, तो ये एम्फोटेरिक। ये कहीं नहीं आता तो ये पूरा पूरा एसिडिक है। कल पहला दिन था ना तो बन गया था तो सिर्फ प्याज में देखा कि ये जो मेरा वैसे ही होगा तो इसको प्याज निकाल कर पानी में बनाना तो अब वो टोकरी में से निकल के विद दिस हमारा ये पूरा का पूरा चीज़ ख़त्म होता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि एसिडिक ऑक्साइड जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक नेचर इंक्रीज़ होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़
होगा. With this I finish up this chapter in 2 simple parts of 1 and 1 hour and बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है. अगर आप एक छोटी सी चीज़ याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं. दिस इज़ मोस्लेज इक्वेशन. ये सिर्फ एक फालतू फन फैक्ट है, कभी कभार मेंस में इससे क्वेश्चन आ जाता है. सो फॉर द सेक ऑफ दैट इतनी बहस करते हैं। वो बैरी पापा की सब और खाना वो मुझे काम में तो आती है ना मुझे पर सब और आपको तो सब ले आएगा मोस्टली एक्चुअली सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कुछ करा था पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री वगैरह में. ही एक्चुअली हैड अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. अब मोस्टली वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेगुलरिटीज़ ऑब्जर्व करी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स. एंड इसी से उन्होंने न्यू और जो एटॉमिक नंबर है उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया. उन्होंने बोला कि जो न्यू का अंडर रूट है वो किसके प्रोपोर्शनल था, जी के प्रोपोर्शनल था, विच इज़ बेसिकली न्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू ए जी माइनस बी. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए जी माइनस बी, जहाँ पे ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड z इज़ द एटॉमिक नंबर. हमारे भी तो गैस का ही मतलब है और z इज़ द एटॉमिक नंबर. तो विथ दिस वी एंड अप विद द चैप्टर फाइनली. लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूँगी. अगर आप बोलोगे तो मैं ये जो आपके साथ साथ बैठ के ही नोट्स बनाए हैं और एक्सप्लेनेशन दिए, यू वांट दिस ऑन द चैनल टू बी अपलोडेड, आई विल गेट दिस अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से जाके आप इस पूरे को एक्सेस अप कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट ऑल दिस टू बी डन आई विल डू दिस. यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिस्ट छोड़ी थी डी ब्लॉक की. ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ की बात करी गई है इसमें कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसमें, तो जैसे कि कॉपर का एग्जांपल है. ठीक है, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर आई गेस इट इज़ 24 जितना मुझे याद है. लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक. वेयर इज़ डी ब्लॉक. बेसिकली इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ थी. ठीक है, सो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन लिस्ट आता है एंड इसका बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इसका बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो यहाँ पे आपको किसको क्या देखना है. सबसे पहले तो कि जैसे अगर आप कॉपर देखो तो कॉपर होता है Cu एंड Cu इज़ कॉपर. एंड कॉपर जो है वो कहाँ आता है आपका, कॉपर इज़ बेसिकली नॉट 24, इट इज़ 29. मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कॉपर की हेल्प से कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29. अब अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, आर्गन दैट इज़ 18, उसके बाद 19 20, राइट. सो दैट इज़ 4:19 20 एंड argon that is 18, then 19 20 and then 3d 9. ये है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड.
लेकिन ये जो है दिस इज़ रॉन्ग, और इसका सही आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ, अब इसमें फैक्टर क्या आता है? ड्यू टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, fully filled electronic configurations are preferred. तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है वो ये बन जाता है। मैं खुद ऐसी समझाऊँ, मैं भी मैं ना काम करता बाहर जाकर मैं ऐसी समझाऊँ, इनके साथ में बैठे भी जाऊँगी ना, अपने साथ समझाऊँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एंड यही था जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। ठीक है, दिस वॉज द फैक्टर, एंड यही था वो एक्सेप्शन जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो एक्चुअली मैंने इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज्वाला कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल आई हैव कवर्ड दिस एज वेल। अब एकदम से मतलब मैं काफ़ी थोड़ा डार्क सा कलर चूज़ कर रही हूँ, एंड इसके साथ मैं आपको ये पूरी एक्सेप्शन लिस्ट दे देती हूँ कि इस एक्सेप्शन लिस्ट में और कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट? वो पूरा मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी चूज़ दिस। राहगीर क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे, नवाब, मौत, रुकावट राह पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम ये बहुत क्रेज़ी है, यहाँ पे सीधा मैंने ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, और n इसमें क्या है? n है 5। ठीक है, ये याद रखना है। एंड लेट मी जस्ट पुट इट इन अ बॉक्स और समथिंग। एंड क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो लेट मी जस्ट पुट स्टार्स अराउंड इट एज वेल। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने कर दिया। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आई विल पुट देम अप इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन टेक देम फ्रॉम देयर। ऑल हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली हाईलाइटेड एंड लाइक बेस्ट एक्सप्लेनेशन। With this you can just keep watching up more videos like this for complete full explanations. Till then you can just go hit that like button, subscribe button, and subscribe to my YouTube channel. And comment. Sending you loads of love. ठीक है, so till then you can just keep watching up and learning. Bye bye.